मामले में अभी अभी अखिलेश यादव का ट्वीट आ गया है, राज कपूर जी उसको लगाइए। सोनम वांगचुक को बल प्रयोग करके जबरदस्ती उनके आमरण अनशन स्थल से उठाकर ले जाना अत्यंत निंदनीय समाचार है। अखिलेश यादव साफ साफ लिख रहे हैं, श्री सोनम वांगचुक जी को बल प्रयोग करके जबरदस्ती उनके आमरण अनशन स्थल से उठाकर ले जाना अत्यंत निंदनीय समाचार है। आज सुबह घटी ये घटना थोड़ी देर में पूरे देश और संपूर्ण विश्व में फैल चुकी है। सारी दुनिया देश भर में सोनम वांगचुक को लेकर गहरी चिंता और भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश भी है। जो लोग सादी वर्दी में इस कार्रवाई को अंजाम देने पहुंचे उनकी पहचान सार्वजनिक की जाए। और उन्होंने एक और मांग की कि सोनम वांगचुक की चिकित्सा न्यायिक निगरानी में हो। हमारे साथ आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जी जुड़ गए हैं। सर, ये जो तस्वीरें आई हैं बतौर पुलिसकर्मी, पूर्व पुलिसकर्मी और एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष, क्या आपको लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है? कल जिस तरह से अचानक दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को बदला गया और हाई कोर्ट का आदेश क्या था, जरा ये समझाइए, क्योंकि आप तो कानूनी पक्ष को अच्छी तरह समझते हैं। हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया था सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर? देखिए सर, मैं इस संदर्भ में जो समझ पा रहा हूँ उसमें एक चीज तो यह तय है कि यदि हम निष्पक्ष आकलन करें तो किसी भी व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करना सरकारों का प्रथम दायित्व है। और अच्छा। उस रूप में यदि सरकार यह प्रयास करती है कि किसी के प्राणों की रक्षा की जाए तो उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। यहाँ तक मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति इसमें कोई ये कहेगा कि सरकार ने किसी के प्राणों की रक्षा का प्रयास किया कि नहीं किया, क्यों किया, नहीं किया। दूसरी बात, अब इस पर्टिकुलर घटनाक्रम को यदि देखें तो यह नहीं कि कल पहला दिन था या आज पहला दिन था। लगभग 20 लगभग क्या एग्जैक्टली 20वां दिन आज संभवतः था। तो यह जिस दिन बैठे वह भी सार्वजनिक था। हर दिन का घटनाक्रम सरकारी डॉक्टर जा रहे थे, वह उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे थे। मैं जेल में 2 या 3 दिन के लिए भूख हड़ताल पे था, तो उस दौरान भी मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि तत्कालीन वहां जो जेल अधीक्षक थे वह उस घटनाक्रम को लेकर वास्तव में चिंतित हुए थे और उन्होंने मतलब प्रत्येक कुछ समयों पे कि आपकी क्या समस्या है, उसका क्या निराकरण संभव है, क्या निदान हो सकता है, इसके बारे में पूछते रहे। और तीसरे दिन तक उन्होंने प्रयत्न कर यह सुनिश्चित करा लिया कि मेरा भूख हड़ताल आगे न बढ़े। तो यदि जेल जैसे, जिसको आमतौर पर कुख्यात जगह कहते हैं, उस स्थान पे एक जेल अधीक्षक, जिसे आमतौर पे मैं कहूंगा कि जेलर के बारे में आम धारणा होती ही है कि वह मतलब किस किस्म के व्यक्ति होंगे, आम धारणा है, होते हैं नहीं होते उस पर चर्चा नहीं कर रहा। ऐसी स्थिति में देश के एक अत्यंत नामचीन सामाजिक व्यक्ति द्वारा लगातार इस प्रकार से बैठा गया और अपनी मांगे की गई। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि प्रत्येक मांग माना जाना सरकार के लिए या किसी संस्था के लिए आवश्यक नहीं है, कभी नहीं है। लेकिन डायलॉग का स्कोप हमेशा खुला रहता है और जो भी व्यक्ति विरोध प्रदर्शन शुरू करता है, ये अपने यहाँ नहीं पूरे विश्व भर में ये है जिसको कहते हैं गिव एंड टेक। कुछ उसकी बात, कुछ हमारी बात हुई, आपको नहीं मन है भाई, मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाना चाहिए, आपको लगता है, सरकार को नहीं लगता है, तो सरकार अपनी बात कह सकती है। वो कह सकती है कि आपकी ये मांगे यहाँ तक मानी जाएंगी, यहाँ तक नहीं मानी जाएंगी, यह हमें उचित लगता है, यह अनुचित लगता है। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है जो नहीं हो सकता है। सरकार के पास पूरे तंत्र थे, हैं और रहेंगे। जो भी सरकार, व्यक्ति बदल जाएंगे, आज एक पार्टी के लोग शासन में हैं, कल दूसरी के आएंगे, परसों तीसरे के आएंगे, ये चलता रहेगा। लेकिन संस्था के रूप में सरकार रहेगी, प्रशासन रहेगी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर कोई रहेगा, सतीश गोलचा बदल जाएंगे। लेकिन यहाँ जो बात मुझे कष्टप्रद लगा कि सेलिब्रिटी आ गए,
इस पार्टी के उस पार्टी के लोग आ गए, समर्थक आ गए, सामाजिक चेतना के लोग आ गए, फिल्म स्टार्स आ गए, सब आ गए। लेकिन वहीं हेडक्वार्टर पे बैठे हुए जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कभी यह नहीं दिखा कि कोई सार्थक डायलॉग किए जाने का कोई भी लेश मात्र भी प्रयास हो। अब भाजपा की ओर से अगर कोई प्रतिनिधिमंडल छोटा मोटा भेज दिया जाए तो वह सरकार नहीं है, भाजपा सरकार नहीं है, आज भी नहीं है, कोई पार्टी सरकार नहीं है। जब कांग्रेस का पूरा एकीकृत शासन था देश में, तभी कांग्रेस सरकार नहीं थी। सरकार ने कोई इसमें पहल नहीं की और यह हम लोगों के लिए कष्ट का विषय है। जब सरकार आधिकारिक रूप से जाती, भाई वो आप अनुसचिव को भेजिए, आप उप सचिव को भेजिए, आप सचिव को भेजिए, सब सरकार होते हैं। पुलिस कमिश्नर को भेजिए, डीसीपी को भेजिए, एसीपी को भेजिए, यह महत्वपूर्ण है। डायलॉग होना चाहिए था जिसका सख्त अभाव दिखा। और अचानक से अगर आप इस पूरे अवधि में लगातार डायलॉग में रहते, गिव एंड टेक करते, अपनी बात सार्वजनिक कहते कि मैं यह नहीं मानूंगा, मैं मंत्री का इस्तीफा नहीं लूंगा, मैं मतलब सरकार इस्तीफा नहीं लेगी, लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी, सुनिश्चित करेगी, तो लोग कहते कि पारदर्शिता है। कष्ट का विषय यह रहा कि वह पारदर्शिता कभी प्रदर्शित नहीं हो पाई। वो तथ्य कभी दिखे नहीं कि सरकार के नुमाइंदा ने कभी डायलॉग किया हो, बातचीत की हो और उस पर एक निर्णयात्मक अपना निश्चयात्मक तथ्य कहे हों। और अचानक से अब आप कह रहे हैं कि मुझे उनके प्राणों की चिंता है, तो उस समय जब आप अचानक से एक्ट कर रहे हैं तो प्रश्न अपने आप हो जाते हैं कि आपको यह चिंता प्रारंभ से होनी चाहिए थी और प्रारंभ से दिखनी चाहिए और भविष्य में भी यह लगातार दिखना चाहिए, यह मेरा मानना है। इसीलिए अचानक ये जो हुआ। अब मैं आलोक जी यहाँ एक दो बातें और कहना चाहूंगा। पहली बात कि यहाँ दो तरह की चीजें हुई, एक सोनम वांगचुक जी को लेके हुआ और एक जो उस विरोध प्रदर्शन में थे सीजेपी के, उनको लेके हुआ। मैंने एक ट्वीट देखा जो उसके जो संस्थापक महोदय हैं, उन्होंने कहा कि मुझे मारा पीटा गया, मैं पुलिस कस्टडी में हूँ, ऐसा उन्होंने उनका ट्वीट मैंने देखा। तो यदि सीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ जो घटनाक्रम हुआ वो एक अलग बात है, उसका वह भी एक विचारणीय बिंदु है। यानी सोनम वांगचुक जी का भूख हड़ताल और अन्य लोगों के संबंध में पुलिस कार्रवाई, तो मैं समझता हूँ ये दोनों घटनाक्रम विशेष करके उस दृष्टि से कि वही जो पूरी भारत सरकार वहां पे है और एक व्यक्ति से कभी बात करने की चेष्टा, भारत सरकार यानी हम और आप हैं, हम हैं वहां, हमारी सरकार है, हमारी सरकार ने हमारे एक आदमी के से बात करना उचित नहीं समझा, तो हमें उस सरकार को लेकर तकलीफ हो जाती है कि हमारी सरकार को वहां जाना चाहिए था। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि सरकार को संवाद करना चाहिए था। लेकिन एक चिट्ठी अब वायरल की जा रही है, एक सफदरजंग हॉस्पिटल का जो होता है ना, जब आप जाते हैं तो आपका बनता है कि क्या कहते हैं उसको लोग, हॉस्पिटल में पर्चा जो बनता है, तो उस पर्चे पे लिखा हुआ है कि उन्होंने कंसल्ट दी है कि मैं अपनी इच्छा से अपना मेडिकल चेकअप और इलाज करा रहा हूँ। ये सोनम वांगचुक का एक वायरल किया जा रहा है, चिट्ठी है, सफदरजंग अस्पताल लिखा हुआ है। तो ये क्या समझा जाए भाई? पत्रकार हैं पीयूष राय, छोटे हैं, बनारस के हैं, बड़े क्रांतिकारी पत्रकार हैं, इसलिए अब वो भी आजाद हो गए हैं, हम लोग की तरह एफआईआर से सम्मानित हैं। तो वो लिख रहे हैं, व्हाट ए जोक, Wangchuk was forcibly taken away to the hospital and then he wrote that he consents to his medical examination. Why not take this consent at protest site? सर, पीयूष राय का सवाल आपने सुना और एक उन्होंने एक लेटर शेयर किया जिसमें थोड़ा सा मैं डिलिंक हो गया था, अगर आप उस सवाल को दोहरा पाते तो बड़ी कृपा होती। उन्होंने लिखा है, व्हाट ए जोक, Wangchuk was forcibly taken away to the hospital and then he wrote that he consents to his medical examination. Why not take this consent at protest site? अब देखिए, इस पर मैं मतलब मैं ये कहूंगा कि मैं दवायर से पूर्णतया सहमत नहीं हूं और यह कुछ हद तक ये तकनीकी चीज है। अब इसको इस तरह समझिए, ये कोई बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि जैसे मान लीजिए मैं जब आजाद हूं तब, और जब मैं पुलिस हिरासत में या किसी कस्टडी में आ जाऊं तब
ये आप अच्छी तरह समझा सकते हैं आप। हाँ जी, बताएं सर। तो उन दोनों स्थितियों में तो स्वाभाविक अंतर हो जाता है। जब तक वांगचुक साहब वहां पर थे और उनके पास 10, 20, 50 लोग थे, मीडिया थी, सब कुछ था, तब तक उनकी पोजीशन, और अब वो दूसरी एक स्थान पे हैं जहां पर केवल डॉक्टर्स हैं और पूरी तरह वो मेडिकल कैप्टिविटी में कह सकता हूं मैं, मेडिकल कस्टडी में है। जुडिशियल कस्टडी नहीं है लेकिन मेडिकल कस्टडी तो है ही है। तो मेडिकल कस्टडी में उनसे कोई भी सहमति प्राप्त करना कुछ आसान है। तो देखिए, मैं यहाँ आऊंगा, मैं फिर कहूंगा कि यदि सरकार उनके प्राणों की रक्षा कर रही है, करना चाह रही है, कंसेंट ले लिया है, कंसेंट में थोड़ा बहुत बल प्रयोग भी कर दिया हो, मैं यहाँ तक कहूंगा कि तनहा भाई मान लीजिए रूम में है, 10 डॉक्टर है, एक आध इंस्पेक्टर भी होंगे, कहा भैया साइन कर दो तो उन्होंने कर दिया। मैं उस पर उसकी निटी ग्रिटी में नहीं जाना चाह रहा हूँ, दबायर के उस प्रश्न के जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें नहीं जा रहा हूँ। मेरा बुनियादी प्रश्न अभी भी यही है, या मेरी टिप्पणी अभी भी यही है कि यह अचानक एक दिन की अकस्मात की घटना नहीं थी। यह पिछले 20 दिनों से पूरे पब्लिक के सामने, पब्लिक व्यू में हो रहा था। तो सरकार को, मेरी सरकार को, आपकी सरकार जो हम लोग की सरकार है, उसको सही बात है। हमारे एक साथी की प्राणों की रक्षा के लिए इससे बेहतर रिस्पांस देना चाहिए था। प्राण बच भी जाएंगे तो जो 20 दिन वांगचुक साहब को जो कष्ट हुआ, क्योंकि मैं 3 दिन भूखा रह के देख चुका हूँ, वह भूख समझ लीजिए कि सब कुछ को एक तरह से पूरा का पूरा दिमाग चला जाता है कि मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। तो 20 दिनों का वह कष्ट तो उनको सहना ही पड़ा। हमारी सरकार ने हमारे एक साथी को, वो साथी किसी पार्टी के लिए अच्छे बुरे हो सकते हैं, उनकी मंशा अच्छी बुरे, सबका अपना अपना है, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो हमारे देश के नागरिक हैं। उनके सम्मानित होने को मैं कहूंगा सम्मानित, दूसरा अपना अपनी बात कहेगा। मुझे लोग के लेके कुछ लोग अच्छा कहते हैं, कई लोग कहते हैं ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जो किसी के परिवार वाले सुन लें तो उनको बुरा लग जाए। भाई अपना अपना परव्यू होता है, अपना पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन इतना तय है कि वो भारत के नागरिक हैं। हमारी सरकार ने उनको 20 दिनों पहले उनको यह डायलॉग करना चाहिए था, जिस दिन बैठ गए थे उस दिन करना चाहिए था। मेरा इसी बात पर स्पष्ट विरोध है। बल्कि आज मैंने इस संदर्भ में, अब दूसरी बात है, एक बात है कि जो अब मतलब यहाँ आरोप होते हैं, प्रत्यारोप होते हैं, पक्ष और विपक्ष होता है, वह पॉलिटिकल भी होता है, नॉन पॉलिटिकल भी होता है। दिल्ली पुलिस अपने आप को डिफेंड करेगी, भारतीय जनता पार्टी को एज ए पार्टी उसको डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सरकार आज की, उसको लगता है कि हम सरकार हैं, लगता है, सरकार तो अलग एंटिटी होती है। विपक्ष वाले उसका विरोध करेंगे, लेकिन वास्तव में क्या हुआ, वह फॉरेंसिक जो डाटा है, सीसीटीवी है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपने इसके लिए बाकायदे आपने मांग भी की है। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि अब एक थर्ड, देखिए अब यह तो ऐसा नहीं है, मैं फिर कहूंगा ऐसा नहीं है कि कोई न्यायिक आयोग को लोग निष्पक्ष तत्काल मान लेते हैं। न्यायिक आयोगों की भी अपनी सीमा होती है। सामान्यतया लोग यह मान लेते हैं कि जो प्लायबल जजेज हैं, रिटायर्ड जजेज, उनको रख दिया जाता है। अपने लोगों को, यानी अब जजों को भी लेके वह उस प्रकार का एक, जिसको कहे वैल्यू न्यूट्रलिटी वाद की बात नहीं कई बार आती है। जिस प्रकार से जैसे वेस्ट बंगाल में एक संभवतः इस बार ही एक हाईकोर्ट जज ने इस्तीफा दिया और संभवतः भाजपा के विधायक हैं या क्या है, सांसद हैं। तो जिस प्रकार से अब जजेज सीधे सीधे पॉलिटिक्स में, वो भी किसी पार्टी विशेष के साथ कई बार दिख रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कम से कम एक कोई एक बॉडी होती है। वह बॉडी जब उसको ड्यूटी दे दी जाती है, तो आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जब जज बना दिया जाए किसी भी चीज का, तो उसके अंदर भगवान न जाने कैसे थोड़ा बहुत एक सेंस ऑफ ये दे देता है ड्यूटी, कि भाई लोग हमको देख रहे हैं, ये इंसानी फितरत है। तो एक न्यायिक आयोग से इसकी जांच हो सके, जहां तक वह निष्पक्ष संभव है। नहीं कुछ तो कुछ नए तथ्य आएंगे और वह जनता के लिए उपयोगी होंगे। हमने एक और अनुरोध किया है, जो मैं समझता हूं कि वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, कि इस संबंध में एक प्रोटोकॉल हो। जैसे मैंने कहा कि पहले दिन उनको रिएक्ट करना है, कि दूसरे दिन रिएक्ट करना है, या 4 दिन बाद करना है, किस तरह करना है, कितना टॉलरेट करना है, कितना नहीं करना है, कितनी बात को सुनना है, कितने में फोर्स यूज करना है, इसको लेके जो प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट हैं,
उनको लेके आज की तारीख में कोई भी नेशनल प्रोटोकॉल नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं है, जिसके कारण मनमानियां हो रही हैं। किसी को तो पहले बैठने से पहले ही लाठी से तोड़ देते हैं। आप बिल्कुल सही, ये आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है सर, क्योंकि कोई जिसकी शकल सरकार को पसंद नहीं है उसको लाठी से तोड़ दे रहे हैं लोग, और किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एयरपोर्ट पे जाके परमिशन दे रहे हैं। हाँ। और किसी को बिना मतलब मैंने जितनी बार हजरतगंज में किसी प्रदर्शन के लिए परमिशन मांगी, मुझे स्पष्ट मना कर दिया। जो उनकी पार्टी के लोग हैं या उनसे जुड़े मुद्दे हैं जो इस समय सरकार में, उनका हर कुछ आप अलाउ कर देते हैं। एक नेशनल प्रोटोकॉल यानी उसमें इंच बाय इंच हो, यानी अच्छा वो सबके लिए फायदेमंद है। कल को भाजपा चाहे कोई कितना भी कहे, क्योंकि ये नियति का खेल है, कल को भाजपा भी विपक्ष में आएगी, उस समय उनको इसकी जरूरत पड़ेगी। हर एक व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी कि एक नेशनल प्रोटोकॉल हो फॉर प्रोटेस्ट, जिसका पालन किया जा सके और जो वैल्यू न्यूट्रल हो, सभी दलों के लिए वह समान रूप से लागू हो। यह मैं समझता हूं, मैंने अनुरोध किया है, मांग की है, और मेरे ख्याल से आप इस बात से पूरी तरह सहमत होंगे। नहीं सर, आपने बड़ी बात की, लेकिन अखिलेश यादव ने एक लाइन लिखी है कि जो इनका इलाज हो रहा वो भी न्यायिक मतलब वो कह रहे हैं कि न्यायालय की जानकारी में हो, ये क्या मांग की, ये मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। देखिए, मैं इससे सहमत हूं, क्योंकि मतलब यह, अब मैं पहली बात तो मैं कहूंगा कि यह अपने आप में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है और एक न्यूट्रल स्टेटमेंट भी है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस सेंस में है कि भाई मान लीजिए वह जैसे स्पेक्ट्रम के आदमी किस तरफ है, स्पेक्ट्रम के इधर है या उधर है, उससे नहीं, निश्चित रूप से उसका अपना स्टेटमेंट चेंज करता है। वो उनकी एक तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हुआ, और दूसरा ये हुआ कि जो परिस्थितियां जिस प्रकार की बनी उनमें यह मांग करना कि एक थर्ड व्यक्ति भी, अब मैं इसी जगह में आपको वो तो साफ लिख रहे हैं सर कि न्यायिक निगरानी में इलाज हो। मैं आपको उसी पर आ रहा हूँ। जैसे मुझे याद है कि जिस समय मैं बीमार पड़ा गया था, जेल में था, मैं 2 बार, एक बार मुझे फाइनल हार्ट अटैक आया, एक बार मैं, और तो मेरे परिवार वाले इस बात को लेके चिंतित थे। उनकी चिंता थी, सही क्या है गलत क्या है उससे मतलब नहीं है, कि ऐसा ना हो कि अस्पताल में कुछ ऐसा कर दे कि जीवन पर्यंत जो है मतलब कुछ हो जाए, या फिर मान लीजिए इनकी मृत्यु ही हो जाए या कुछ हो जाए, वो उनको चिंता थी। क्यों? क्योंकि मैं पूरी तरह सरकार के कब्जे में था। आप जानते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं, कोई एक सुई लगा दिया, कोई दवा दे दिया, कुछ कर दिया, मेडिकल ट्रीटमेंट। हम सब लोग चिंतित थे सर, हम लोग को पता भी नहीं चल रहा था कि कब आप देवरिया हॉस्पिटल में, कब गोरखपुर में, कब पीजीआई में, सरकार हवा तक नहीं लगने दे रही थी सर। तो मैं उसीलिए कहूंगा कि उस दृष्टि से अगर श्री अखिलेश यादव यह मांग कर रहे हैं या यह कह रहे हैं कि उनकी मेडिकल परीक्षण उनका न्यायिक संदर्भों में हो, तो मैं समझता हूं कि इलाज के दौरान, खास करके जब आदमी अपनी इच्छा से इलाज नहीं करा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वांगचू अपनी मर्जी से गए हैं कि भाई मान लीजिए मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, मैं इलाज करा रहा हूँ, या घुटने का दर्द है, मैं जा रहा हूँ, वह बलात् ले जाए गए हैं। ऐसे में डॉक्टर उस समय उतने हितैषी के रूप में नहीं दिखेंगे उनको या उनके साथियों को। हो सकता है वो माने इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह रूलिंग पार्टी के प्रभाव में हो जाए, कुछ ऐसा वैसा कर दें जो पछतावे का कारण बन जाए। तो इस रूप में मैं श्री अखिलेश यादव की उस बात को राजनीति से परे भी एक न्यूट्रल ढंग से भी एक वाजिब और उचित मांग मान रहा हूं, क्योंकि जब आदमी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती अस्पताल ले जाया जाता है, जैसे मैं मान लीजिए उस समय था चिकित्सा, क्योंकि मैं जेल में था, चिकित्सा में गया, हमारे परिवार के लोगों तक को मिलने नहीं दिया जा रहा था, उनके मोबाइल नंबर रख लिए जा रहे थे, मोबाइल छीन लिए जा रहे थे, यानी अपने आदमी से मिलने तक के लिए परमिशन लेना पड़ रहा था। तो ऐसी स्थितियों में जहां आदमी बलात् रखा गया हो, ऐसे में एक थर्ड इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर का रहना मेरी निगाह में कहीं से भी गलत नहीं है। और इस रूप में निष्पक्ष दृष्टि से भी यदि हम आकलन करें तो श्री अखिलेश यादव का की जो मांग है वह मेरिट पर मुझे बिल्कुल खरी दिखती है। तो आप भी ये मांगते, या आप भी इस बात की मांग करते हैं कि उनका इलाज न्यायिक निगरानी में होना चाहिए? मैं समझता हूँ, बिल्कुल, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, मेरे परिवारी जनों ने जिस प्रकार से कहा, आप कह रहे हैं कि आप लोगों को भी यह लगा, मुझे लगता है हम लोग बहुत परेशान थे। अरे सर, पता ही नहीं चलता था।
भाई जिस तरह से आपको गिरफ्तार किया गया और 6-7 घंटे तक मैं उस जिस तरह से आपको गिरफ्तार किया गया 6-7 घंटे तक हम लोग परेशान रहे, फिर आपकी पत्नी का मैसेज आया, फिर हमने भी फोन पे बात की, तो तब पता चला ना, मतलब आपको हाँ, तो ऐसे गिरफ्तार किया गया कि आप देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब आपको शाहजहांपुर में ट्रेन से उठाया गया, जी, तो मैं इस रूप में मुझे यह लगता है कि इन स्थितियों में मैं भी अपनी ओर से समझता हूं कि श्री अखिलेश यादव खुद बहुत बड़े नेता हैं, उनकी इस मांग का मैं समर्थन करता हूं। मैं अपनी ओर से भी यह अनुरोध करूंगा कि एक थर्ड इंडिपेंडेंट व्यक्ति को भी उस प्रक्रिया में रखा जाना चाहिए, ताकि वह एक साइलेंट ऑब्जर्वर के रूप में पूरी चीजों को देख पाए। मुझे लगता है एक विधि सम्मत और उचित मांग है। अच्छा, तो सर इसका मतलब ये है कि जो लोग मांग कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के आदेश का दुरुपयोग किया है क्या एक तरह से सरकार ने, कि उनको जबरदस्ती उठा के ले गई है? देखिए, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वहां मेरी बात फिर यही आएगी कि जिस विषय पे दो पक्ष हो। मेरा कहना है कि आप यह काम डे 1 करते, पहला तो मुझे ये कहना है। यस, मैं भी यही करता कि हाँ, पहले दिन से आप संवाद करते, आपको लगातार अवसर थे, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 मेरा कहना है, जब आपने कर दिया, अब आप स्टैंड लेंगे कि उनके प्राणों की रक्षा थी, विपक्षी स्टैंड लेंगे कि आपने मानवाधिकारों का, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया। तो एक थर्ड व्यक्ति के इस पूरे संदर्भों की फॉरेंसिक एविडेंस के आधार पर जांच हो। दूसरी बात मुझे लगती है और तीसरा, जैसा हम लोगों ने कहा, इस संबंध में अब एक नेशनल प्रोटोकॉल बन जाए, ताकि यह कोई कहने को ना हो कि इसके साथ इसको तो अब जैसे उदाहरण के लिए समाजवादी योजन सभा का कोई व्यक्ति जब जाता है प्रोटेस्ट करना, तो वो निश्चित अक्सर वो घायल होके ही लौटता है, कहीं ना कहीं उसके हाथ पांव बिखरे ही होते हैं। और अगर वही मान लीजिए कि वह भाजियों का व्यक्ति होगा, तो उसको चाय पानी और सब कुछ मिलता है। यह अंतर ना हो, समरूपता रहे, मैं इसकी मांग करता हूं। मैं समझता हूं ये वाजिब है। अच्छा सर, एक बात आप ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त अगर वांगचुक का कोई लिखित बयान दिखाया जाता है या कोई वीडियो बयान दिया जाता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनका जो इलाज है पुलिस की सुरक्षा में हो रहा है। तो आप ये बोल रहे हैं कि ये दबाव में भी लिया गया बयान हो सकता है, जो एक चिट्ठी जारी की गई है कि वांगचुक ने लिखा है कि मैं अपनी सहमति से अपने इलाज के लिए परमिशन करा रहा हूँ। देखिए, मैं कहूंगा कि मैं कोई बहुत ही अद्भुत या नई और अनोखी बात नहीं कह रहा हूँ। ये ऑब्वियस बात है कि जब आप उस स्थिति में हो, अभी आप अपने घर में हैं, आप शेर में, अब हम लोग कहावत है कि अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है। हम लोग सब अभी मैं आजाद हूँ, तो मैं दहाड़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ। मुझे पकड़ लिया तो जाली से बोलने में वहां भी मुंह बंद कर लेते थे। तो वांगचुक जहां बैठे होंगे, वहां न जाने कौन कौन होंगे, कितने पुलिस वाले होंगे, नहीं होंगे। आदमी एक मोरली भी डाउन हो जाता है। आखिर हिरासत का मतलब ये होता है कि अब आपको लगता है कि आप चारों तरफ से घिर गए हैं, कॉर्नर हो गए हैं। तो उस समय आपके सोचने समझने प्रतिक्रिया की सीमाएं हो जाती हैं, भारी सीमाएं। उन स्थितियों में यदि आपने कोई बयान दिया, कोई कथन दिया, तो स्वतंत्र कैसे माना जा सकता है? मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा समझने की या फिर मतलब इस पर बहुत डिसएग्री करने का स्कोप है। सर, जब आप गिरफ्तार हुए थे, तो जब पहली बार देवरिया कोर्ट में गए तो आपने मीडिया वाले से कुछ बात की, लेकिन जब आप बनारस गए थे तो सर आप जब गुजर रहे थे, पुलिस वाले इतनी सीटी बजा रहे थे कि मीडिया को सुना ही ना दे। उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? मेरा मतलब, मुझे अचानक से याद आ गया वो दृश्य बनारस कोर्ट वाला, क्योंकि मैंने इस मुद्दे पर अभी तक आपसे बात नहीं की थी, क्योंकि भाई मैं बात तब करना चाह रहा था जब आप कंफर्टेबल हो। लेकिन अचानक मुझे याद आया कि देवरिया में जब आप पहली बार जा रहे थे, अपने मीडिया वालों से बात की थी, लेकिन बनारस में तो किसी को आने भी नहीं दिया गया। और क्या इनको डर था कि कोई वकील रिकॉर्ड कर लेगा, आप कुछ बोलेंगे तो सीटी बजाने लग गए? क्या वकील भी थे आसपास की सिर्फ पुलिस का घेरा था वहां कोर्ट के अंदर? पूरी तरह से पुलिस का घेरा था। और निश्चित रूप से मतलब मुझे लगता है कि मैंने भी कभी वह उस किस्म का कोई दृश्य नहीं देखा था जिसमें कि, क्योंकि एक व्यक्ति, आपने तो वीडियो देखा होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच इंच भर का स्पेस नहीं था। मैं खुद हतप्रभ था। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, मेरे साथ बलिया से 6 या कितने पुलिस वाले गए थे, 6-8 कुछ गए थे। वो पुलिस वाले मुझसे ज्यादा हतप्रभ थे।
क्योंकि अगर वैसे तो आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर कोर्ट में पेश किया जाता है तो एक से एक और अधिकतम 2 व्यक्ति जाके पेश कराते हैं। हाँ। अगर मान लीजिए हमारी तरह कोई मान लीजिए खूंखार हो, कुख्यात हो, तो उसके लिए मान लीजिए 5-6 लगा देते हैं, 7-8 लगा देते हैं। ये तो होता है, मान लीजिए मैं कुख्यात व्यक्ति हूँ, ज्यादा गलत हूँ तो थोड़ा ज्यादा संख्या, लेकिन मतलब ऐसा कि जिसमें कि इंच पे पुलिस वाले हों, तो वो सारे लोग खुद अचंभित थे जो पुलिस के 6, बल्कि जब हम लौट रहे थे, जब मैंने पहली बार वह देखा, जब मैं उस गाड़ी में था, गाड़ी में आप अगर आपको अवसर नहीं मिला है, पीछे से बैठिए तो एक अजीब किस्सा दिखता है। एक तो आपको ये साइड वाले पीछे बैठना पड़ता है बेंच में, तो मुझे खुद ही लगा कि यहाँ क्या चल रहा है, ये क्या ड्रामा है, और पूरी आवाज आ रही थी और अनाउंस हो रहा था, और मुझसे ज्यादा मेरे बगल में जो 2-3 पुलिस वाले बैठे थे वो हतप्रभ थे कि यहाँ क्या हो रहा है। तो मैं नहीं जानता, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वास्तव में इस प्रकार का अभूतपूर्व प्रदर्शन पुलिस ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्यों किया, मैं ये समझ नहीं पाया। और मैं समझता हूँ कि ये शायद वही जानते और समझते होंगे कि आखिर उन्होंने इस प्रकार की अजीबोगरीब चीज क्यों की, जो मेरे किसी भी अनुमान से परे था। अच्छा सर, इलाज के बारे में आप अभी बात करना चाहेंगे या बात में करना चाहेंगे? क्योंकि उस वक्त भी बड़े सवाल थे सर, बड़े सवाल थे, हम लोग को कोई सूचना नहीं मिल रही थी। और मैं आपसे इन बिंदुओं पर फिर चर्चा करूंगा, अभी हम लोग इसको विराम देते हैं, फिर मैं चर्चा करूंगा। चलिए सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह के समय आप जुड़े रहे।